में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे महंगाई की। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद एक तरफ पूरे उत्तरी भारत लू की चपेट में है, लेकिन इसे भी सियासी पारा और तेजी से चढ़ा है। विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का आरोप है कि हमने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद किसी भी वक्त महंगाई का बम फट सकता है। और अभी 3 रुपये डीजल पेट्रोल, 2 रुपये सीएनजी पे जो बढ़ाए गए हैं, वो ये गाड़ी यहीं नहीं रुकने वाली है, इसके आगे भी रुकेगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कई सरकारी महकमों में और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित हैं, उन्होंने अपने कारगेड में गाड़ियां कम कर दी हैं, ईवी पे आ गए हैं। मंत्री अधिकारी कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई ई रिक्शा काम में ले रहा है, कोई अपनी दुपहिया वाहन काम में ले रहा है। खैर चलिए, मितव्ययिता बरतनी चाहिए और मुझे लगता है कि एक क्रम आगे भी रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 2 पैसे बचेंगे टैक्स पेयर्स के तो विकास में काम आएंगे। एक अलग तरह की चुनौती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और इससे काफ़ी मितव्ययिता इन खर्चों में देखी जा सकेगी। खैर चलिए, बड़ी बात, लेकिन राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं आपने सुना, अभी देखा अभी स्क्रीन पे। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन पंकज जोशी साहब हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अर्पित खंडेलवाल जी हैं, गर्वित खंडेलवाल माफ करिएगा, और भरत मेघवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सभी का स्वागत है। मैं भरत जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप लोग पूरे देश भर में प्रदर्शन, महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस आक्रामक है, तो ये अपेक्षित थी कि महंगाई होगी। दूसरी तरफ बीजेपी का एक कहना है कि आज भी अगर ग्लोबली हम देखें तो भारत काफ़ी संयमित तरीके से फ्यूल के प्राइस बढ़ा रहा है। देखिए, 2014 में जब $135 प्रति बैरल हमें क्रूड मिलता था, उस समय हम 60-70 रुपये बेचते थे। उसके बाद मोदी जी की सरकार आती है और जो इस वादे के साथ आई थी कि हम पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते कर देंगे, उसके बाद लगातार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। जहां 2.5 रुपये, 3 रुपये और 9 रुपये कांग्रेस शासनकाल में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, वो ये 32 रुपये तक ले गए और 24 रुपये तक ले गए। और आज हमारे पास आप देखिए 110 रुपये के आसपास का पेट्रोल और डीजल है, जो 90 रुपये से ऊपर हो चुका है। तो जब वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई थी, तब क्या आपने जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम करके उनको फायदा दिया? नहीं दिया। आज आप कह रहे हैं साहब वैश्विक स्तर पे पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई, तो जनता के ऊपर भी उसका भार पड़ेगा। आपने लगातार जनता के ऊपर भार पिछले 12 साल में आप डालते रहे। राहुल गांधी जी ने मार्च में ये बात कह दी थी कि देखिए वैश्विक स्थिति बहुत खराब हो रही है। रूस जहां हमारा बहुत बढ़िया वहां पे पहले था, उसके बाद ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे थे, जहां हमें इंडियन रुपीस के अंदर जो तेल मिलता था, हमारे को ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता था, हमको इंश्योरेंस फ्री मिलता था, और यहां तक कि करोड़ों रुपए एडवांस हमारे यूको बैंक के अंदर पड़े रहते थे। लेकिन एप्स्टीन फाइल की वजह से, ट्रंप की धमकी की वजह से मोदी जी ने जिस तरीके से जो वैश्विक संबंध थे उनको खराब किया, और उसी का नतीजा है योगेंद्र जी के आज देश के अंदर हमारे हालात खराब होते जा रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहती थी कि संसद के 8 करोड़ रुपए खराब किए जा रहे हैं इस मुद्दे पर कि साहब एलपीजी की दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी क्राइसिस या देश में स्थिति खराब है। तब इन्होंने कहा कि सब चंगासी, और अब ये कह रहे हैं कि साहब रोक देना चाहिए, साहब स्थिति में सुधार लेना चाहिए। कह रहे हैं साहब मुख्यमंत्री बाइक पे जा रहे हैं, सीएम साहब ने अपना काफिला कम कर दिया। योगेंद्र जी, क्या इनके करने से कोई फर्क पड़ेगा? ये तो अगर काफिला कम करें या 4 गुना करें, इनकी क्या है? ये तो सोने की चम्मच में रहने वाले लोग हैं। पूछिए उस आम गरीब से, उस ऑटो वाले से पूछिए, उस ट्रांसपोर्ट वाले से पूछिए, उस लोडिंग वाले से पूछिए, क्या लोडिंग वाला अपनी लोडिंग गाड़ी को छोड़कर रिक्शे में सामान लेके जा सकता है क्या? क्या ठेले में जाके लेके जा सकता है क्या? और लोकल बात में मैं एक बात जानना चाहूंगा कि मितव्ययिता के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, देखिए मितव्ययिता तो तब होती जब आपने वैश्विक स्तर पर चीजें सही होती और आपने पॉलिसीज ऐसी बनाई हुई होती कि पेट्रोल डीजल के दाम आप कम कर देते। आप लगातार बढ़ाते रहे। 400 रुपए जो गैस सिलेंडर मिलता था उसको आपने 1100 रुपए कर दिया। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप लोगों से कह रहे हैं साहब मितव्ययिता कीजिए, लोगों से कह रहे हैं साहब आप कम कीजिए। लोकल मार्केट में बहुत 40-40 रुपए दाम बढ़ गए। जो व्यापारी है उन लोगों ने नमकीनों पे दाम बढ़ा दिए, जो खाने का तेल है उसके दाम बढ़ा दिए कि साहब तेल के दाम बढ़ गए इसलिए हमने ये बढ़ा दिया। जिसका इंपैक्ट बाद में आना चाहिए था उसका इंपैक्ट अभी से आने लग गया है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, अब मोदी जी अभी यात्रा पर गए हैं,
उसके करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसको उसके लिए कौन कहेगा? ना जाते मोदी जी। जितने तमाम लोग हैं, राजस्थान की सरकार को वैट कम कर देना चाहिए था, कह देते कि नहीं हम जनता के ऊपर पहले ऑलरेडी इतना बाहर डाल चुके हैं, अब हम बाहर नहीं डालेंगे। टैक्सेस कम कर देने चाहिए थे, ये तो आपसे कम किए नहीं जा रहे। आप कह रहे हैं साहब जनता को कि साहब काम मत करिए। मैं तो एक सिंपल सा सवाल है, एक लोडिंग जो चलाता है आदमी, क्या वो लोडिंग वाला लोडिंग को छोड़ के रिक्शे पे आ सकता है क्या? क्या ऑटो वाला ऑटो को छोड़ के सीएनजी चले मैं गैस को छोड़ के किसी रिक्शे पे आ सकता है क्या? वापस आपके पास में लौटूंगा मैं। एक बार गर्वित भी हमारे साथ में। गर्वित, आप लोग कह रहे हैं कि अपेक्षित है तो महंगाई का बम फटना ही था और जनता को हमेशा से बीजेपी गुमराह करती रही है महंगाई को लेकर के, क्यों लग रहा है ऐसा? देखिए योगेंद्र जी, ये तो हमने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद ये पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे प्राइस, और वही हुआ। और योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आज अपन डिबेट कर रहे हैं। आज गोदी मीडिया के ज़माने में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि महंगाई के मुद्दे पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, और शायद आप देखिए कुछ ही दिन ईडी सीबीआई भी आपके पीछे ना आ जाए। और दूसरी चीज मैं ये कहना पंकज जोशी जी मेरे साथ बैठे हैं हाँ, तो ऐसी कोई संभावना है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देखेंगे तो महंगाई इनके डिबेट में बहुत लीस्ट कंसर्न प्रोग्राम्स में आती है। और आप देखेंगे तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है डॉलर की। रुपया अपना इतना गिरता जा रहा है। जब 2014 की बात थी तब 60 रुपए रुपया हुआ करता था डॉलर के मुकाबले। तब उस टाइम के मुख्यमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि रुपया जैसे गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री और देश की साख गिरती है। मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट से सहमत हूं उनके। और 2014 से 2026 तक आज रुपया 96 रुपीस हो गया है। आप सोचिए भारत की साख कितनी गिरी है। और रुपए के इतने गिरने की वजह से ही अपना फॉरेन एक्सचेंज गिरता जा रहा है, और उसके गिरने से महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल के प्राइस इनको बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 2013 में भी 120-130 क्रूड ऑयल प्रति बैरल गया था, लेकिन तब प्राइस 60-70 रुपए हुआ करती थी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और आज उसी रेट आज भी 120-130 है प्रति बैरल, लेकिन आज प्राइस 110 पहुंच गई है और डीजल लगभग 100 के लगभग पहुंच गया है। और इसका पूरा भार देश की आम जनता पे पड़ता है। और ये जो कर रहे हैं, ये जो ड्रामेबाजी की हम काफिले में अपनी गाड़ियां कम करेंगे, साइकिल से आ रहे हैं, रोडवेज बस से आ रहे हैं, ये योगेंद्र जी सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन की बात है। आप 10 दिन, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है कुछ दिन की, मीडिया में और सुर्खियों में आने की। आप 10-15 दिन बाद देखिएगा ये सब नॉर्मल पे आ जाएंगे। ये कहते हैं कि आप गाड़ियों का काफिला कम करो, गाड़ियां मत घुमाओ। उसी दिन मोदी जी बहुत बड़ी वडोदरा में रैली करते हैं। ये कहते हैं कि विदेश यात्रा मत जाओ, मोदी जी खुद विदेश यात्रा पे चले गए। ये हमें कहते हैं, आम जनता को कहते हैं कि आप ये मत करो, लेकिन ये खुद ये फॉलो नहीं करते हैं। तो बहुत विकट स्थिति में है देश। और मोदी जी ने इतनी बातें आके कही कि आप सोना मत लो, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। वो कारण इन्होंने देश की जनता को नहीं बताया। मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए और मीटिंग बुला में देश के हालात जैसे भी हैं सामने रखिए। कम से कम पूरे देश को पता तो चले अपन किस स्थिति में जी रहे हैं आज योगेंद्र जी। आज भारत का रुपया जो है वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है इंडिया में जी। सोने के पीछे तो लॉजिक ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बिल्कुल करना पड़े। तो आप बताइए ना, आप बताइए कि देश की मुद्रा, देश किस स्थिति में है, वो आपने रीजन नहीं बताया। आपने एक ब्लैंकेट अनाउंसमेंट कर दिया कि आप ये मत करिए, आप ये मत करिए, आप ये मत करिए, लेकिन उसके पीछे का रीजन तो बताइए। आप सर्वदलीय मीटिंग में उठा के बुलाइए कि एक्चुअल स्थिति भारत की कहां है, आज भारत कहां स्टैंड कर रहा है। वो इन्होंने कुछ नहीं किया। चले पंकज जोशी जी हैं हमारे साथ में, वो जवाब देंगे। पंकज जी, आपके दो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़े सवाल उठाए महंगाई को लेकर के कि इलेक्शन तक इंतजार था सरकार को, इलेक्शन पूरे हुए और उसके बाद में महंगाई का बम फटा है। इनका कहना है कि मोदी जी जो पॉइंट्स बता रहे हैं लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री अगर मितव्ययिता कर रहे हैं तो उसे ये लोग ढोंग करार दे रहे हैं कि कुछ दिन बाद में देखना कि तस्वीरें सामने आ जाएंगी। देखिए योगेंद्र जी, मैं दो बड़ी बातें बताता हूँ आपको। अभी बड़े बात कर रहे हैं कि साहब उस टाइम ऐसा था, इस टाइम ऐसा था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो सरकार किसकी थी? डॉलर कितना था, रुपया कितना था? और उसके बाद जो है 70 साल सरकार किसने चलाई? देश की स्थिति किसने ला करके खड़ी करी? तो हमने ये नहीं कहा कि क्यों हुई, क्योंकि ठीक है हम परतंत्र देश थे,
ऐसी स्थितियां बनी थी कि किसी ना किसी रूप से उन लोगों की थी। कभी जो है विपक्ष में होते हुए भी विपक्षी पार्टी ने पूछा नहीं था, लेकिन अब ये जो पूछ रहे हैं, क्योंकि देश पे संकट था, देश के संकट के सामने विपक्ष जो है खड़ा रहता था कि हम देश का संकट है, हम राष्ट्र के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन अब क्या है कि सत्ता जब से गई है ना, तब से प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हम कौन से मुद्दे लेकर के आए, देखिए, उसी ₹1 बढ़ने पे भारत बंद होता था। देखो, ये मत कहिए आप, भारत बंद होता था ₹1 बढ़ने। देखिए, लेकिन आज बंद होता है क्या? क्यों नहीं बंद होता? वही जनता है, देश की जनता कोई बाहर से आई क्या? लेकिन जनता को यह विश्वास है कि 14 साल के 15 साल की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, एक भी देश के चीज पे नहीं लगा। आप मुझे बताइए कि इन्होंने कहा कि साहब आपने जो है एक्साइज बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, उनका वो क्यों नहीं दिया? अरे भाई, देश के अंदर मुझे बताइए ना कितनी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती थी, मुझे बताइए क्या एथेनॉल हम बाहर से लेके आते थे क्या? आपने क्यों नहीं उसको जो किया? हम पूछते हैं कि आपने जो है जो सारे पीएसयूज लॉस में चल रहे थे, वो आज प्रॉफिट में क्यों चल रहे हैं? आपने कल की न्यूज देखी? मैं कह रहा हूं पॉजिटिव न्यूज कल की आप देखते तो 2 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट सरकारी बैंकों का। मुझे बताइए आज तक का कोई प्रॉफिट रहा क्या सरकारी बैंकों का? सरकारी बैंकों में क्या हुए? लोन दिए घोटाले हुए, लोन दिए घोटाले हुए, और उसके बाद सरकारी बैंकों की हालत यह हो गई कि सरकारी बैंक जो है इस स्थिति में आ गए कि बैंकिंग जो है इस देश से गायब होने वाली जैसी पोजीशन आ गई है ना। आप मुझे बताइए लोगों को बैंकिंग से जुड़ना चाहिए था, नहीं जुड़ना चाहिए था? आज मुझे बताइए कि लोगों के पास जो है हर एक बार इन्होंने कहा, जब भी कोई नई चीज लेके आए सरकार ने कहा, हमने कहा कि हम डिजिटल जो है पेमेंट करेंगे, डिजिटल करेंगे। उन्होंने कहा आपके पास इंटरनेट का है। मुझे बताइए आज के इंटरनेट की प्रॉब्लम है क्या? हमने जब ईवी लेके आए, भाई क्यों नहीं लेके आए? आज ईवी चल रही है ना, मुझे बताइए क्यों नहीं चल रही? 25% एथेनॉल जो है उसके अंदर सबमिट हो रहा है ना। आज सौर ऊर्जा की पोजीशन क्या है? हम लोग कहां पर खड़े हुए हैं देश के अंदर? ये जो है चीजें हैं। आज आप ही बताइए योगेंद्र जी, मैंने तो देखा है कि हम जब दिल्ली जाते थे तो 3 बार सोचते थे कि भैया 6 घंटे पहले चले, 7 घंटे पहले चले। अब मुझे बताइए दिल्ली जाने का रास्ता कितने घंटे का हुआ? और इनकी जो रोडें बनती थी कितने दिनों बनती थी? आज नहीं बता रहा हूं ना, आ रहा हूं ना, सुनो दो में आई ना, आ रहा हूं 2 मिनट। मुझे बताइए अब महंगाई पे आ रहा हूं। अरे देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, देखिए ये मतलब मैं बीच में नहीं बोला, 2014 प्लीज 2014 महंगाई पे लेकर महंगाई नहीं कर, मैं कह रहा हूं आपकी बात सुनूंगा, मैं सुनो, आप जब रोके मैं रुक जाऊंगा। अब आप देखिए महंगाई पे मुझे बताइए कि सरकारें जो हैं प्याज के भाव कितने बार बढ़े? पहले सरकारी कितनी बार प्याजों पे चली गई, दालों पे कितनी बार चली गई है, चीनी पे कितनी बार चली गई, डालडा घी पे कितनी बार चली गई, लेकिन वो महंगाई लोगों ने देखी ना क्या हुआ उन लोगों का। लेकिन आज मुझे बताइए कि सप्लाई चेन जो है लगातार बराबर है कि नहीं? पूरे देश में कहीं भी माल पैदा होता है, कहीं भी उगता है, वो टाइम से आता है कि नहीं आता? पेरिशेबल आइटम खराब होता है, आपने सुना? 2 मिनट देखिए, 2 मिनट और बताऊं। एक कृषि मंत्री वो थे जिन्होंने कहा था कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गला हुआ खराब जो गेहूं हो गया है उसको गरीबों में बांट दीजिए, आप दे दीजिए। लेकिन हमने कहा कि पिछले 5 साल में लगातार जो इन्होंने किया उसको भुगता ये लोग विपक्ष में बैठ गए। आप अपनी बात करिए। अब हम ये उदाहरण देते रहोगे कि इनके वक्त वो चल रहा था तो जनता तो भरोसा आप नहीं, हम लेके आई है। नहीं तो जब डॉलर 1 से 60 हो गया तभी तो जनता आपको लेकर आई है। आपका जवाब दे रहा हूं, एक मिनट आपका जवाब दे रहा हूं। मुझे बताइए कि ये जो स्थिति बनी हुई है ये क्या भारत के कारण बनी? ये जो स्थिति बनी बाहर के कारण बनी। और मुझे बताइए इन्होंने कहा साहब कि चुनाव के बाद बढ़ेंगे। मुझे बताइए कि किसी को पता था कि 2.5 महीने युद्ध चलेगा? भाई आज मुझे बताइए ना 2.5 महीने चलेगा। और इनके जो शहजादे जी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, उनसे पूछ करके वो बता देते कि कितने महीने चलेगा, कि सर 4-6 महीने चलेगा, तो हम उस टाइम बात कर लेते हैं। लेकिन हमने कहा कि लगातार जो है एक देश के पास इतनी व्यवस्था थी कि सरकार ने सबसे पहले कहा था कि 3 महीने तक का रिजर्व हमारे पास जो है रेगुलर रहेगा, हम किसी भी हालत में जो है सप्लाई चेन पे प्रभावित नहीं होने देंगे। सरकार ने सबसे पहले अपने जो है एक्साइज ड्यूटी कम करी, उसके बाद जो है जनता पे जो है उतना ही भार डालने की कोशिश की जो बेसिकली आगे आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं एक जो है स्टैंडर्डिटी बनी रहे, कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है लोग एक सामरिक दृष्टि से देख सके। और आज मुझे बताइए कि देश जो है किस जगह पर खड़ा है। आज मुझे बताइए सामरिक दृष्टि से जिन लोगों के हम लोगों के पास में जो है मिलिट्री के जूते नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, आज हम कम से कम इन चीजों पर है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें होने के बाद आज हम जो है लगातार अपने पड़ोसी देशों से जो लोगों को बुलाकर मुगल जो है शूट में ठहराया करते थे, आज मुझे बताइए कितनी बार आए देखे 14 साल में? कोई आया एक बार?
कोई आकर के किसी ने पूछा भी उनको? पहले तो आप देखिए पूरा शूट खाली करा देते, ताज खाली, आईटीसी मौर्य खाली, उसके बाद उनके स्टाफ के लिए जो है ये खाली। लेकिन आज मुझे बताइए कि क्या क्या स्थिति है? तो देश की स्थिति ये है कि आज भी देश की जनता जो है महंगाई से ज्यादा जो है अपने स्वाभिमान पर जिंदा है, और आज जनता जानती है कि ये जो स्थितियां परिस्थितियां बनी है ये जो है आपका ये कहना है अस्थायी है, अस्थायी परिस्थितियां। पंकज जी, आपका ये कहना है कि महंगाई से जनता में कोई नहीं फर्क है, लेकिन जनता महंगाई नहीं हमें मेरा सवाल मैं बोल रहा हूं। हाँ। तो आपका ये कहना है कि आपने कहा कि राष्ट्र स्वाभिमान के लिए जनता उसके साथ में जा रही है, महंगाई को भूल रही है, तो यानी कि जनता में कोई पैनिक करने वाली जैसी स्थिति नहीं है। ये कुछ सब जो कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए पैनिक नहीं है। चलिए भरत मेघवाल जी आपके पास में आना चाहूंगा, आप लोग क्यों ऐसा पैनिक कर रहे हैं पब्लिक को, ये कहना है बीजेपी का? मैं एक कोट पढ़ रहा था सुबह, उसमें लिखा था कि जर्मनी में जब तक देश बर्बाद नहीं हो गया था ना, तब तक हिटलर के हर एक निर्णय को देशभक्ति माना गया था। वही अब भारत देश के अंदर हो रहा है। अभी बात कही गई 70 साल देश की आजादी से लेकर 2014 तक पेट्रोल को आने में 60 रुपए लग गए, और 12 साल में वो 60 को 110 हो गए। अब जो गणित समझता होगा ना वो समझ जाएगा। रुपया को 1947 से 2014 तक आने में 60 रुपए लगे, लेकिन उसी को डबल होने में 12 साल लग गए। देश पे कर्जा 55 लाख करोड़ था 1947 से 2014 तक आने में, इन 12 साल में वो 270 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो ये गणित समझने वाला अच्छी तरह समझ सकता है कि जब देश एक अनुभवहीन और कम पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में जाता है तो यही गर्त देश का होता है। हम आज भी यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लूट खसोट आम जनता से कर रही है, उस आम जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही? आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, लूट गैस के दाम, कैसे आप कह रहे हैं कि लूट खसोट कर रही है? लूट खसोट इस तरीके से, जब हम महंगा डीजल खरीदते थे तब हम 60 रुपए पे देते थे। इनके मुद्दे क्या थे कि 60 रुपए से कम होना चाहिए डीजल पेट्रोल। इनके मुद्दे क्या थे? डॉलर का कम होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, मेड इन इंडिया, कितना मेड इन इंडिया इन्होंने बता दिया। आज भी असेंबल होते हैं यहाँ पे, हम कुछ भी मेड इन इंडिया नहीं कर रहे। मेक इन इंडिया इन्होंने कहा, मेक इन इंडिया कितना इन्होंने बना दिया ये बता दे। एक्सपोर्ट आज भी हमारा कम है, इंपोर्ट हम 80 से ज्यादा कर रहे हैं। चाइना से भी कितना ज्यादा इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। हमारा डेफिसिट बढ़ता जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज तो कम हो गई। आप अपनी जो कमी है उसको आप जनता पर ठोक रहे हैं कि साहब सोना मत खरीदिए। अरे जिस देश के अंदर 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर बैठे हैं, वो क्या सोना खरीदेंगे साहब? आपने उसको लायक ही नहीं छोड़ा सोना खरीदने तक। तो आपको जहां रोकना चाहिए था, जब सोने के भाव बढ़ रहे थे, जब सोने के अंदर स्पेक्यूलेशन हो रहा था, तब आपने रोकने का काम किया। तब क्या आपने लगाया कमांड? और पेट्रोल डीजल, ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो स्टोर कर लेगा पेट्रोल डीजल को? पेट्रोल डीजल तो वही व्यक्ति लेगा ना जिसको आम रोजमर्रा की जरूरतों में जिसको काम होगा, वही पेट्रोल डीजल लेगा। लेकिन आज ये बोल नहीं पाते। ये कहते हैं साहब परिवहन के दूसरे संसाधन लो। कितनी स्मार्ट सिटी दे दी आपने? 100 स्मार्ट सिटी का नाम लिया था। अगर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगाई पे ये सब, मुझे एक चीज बताओ भरत जी, आप ये बताइए कि आप खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये जो अभी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है युद्ध के कारण हुई है, और ये अपेक्षित था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये सब चलेगा, और लंबा युद्ध चला तो और स्थिति हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जानबूझ के किया या फिर हालात ऐसे थे तो इसमें करना पड़ा? नहीं, सरकार कभी मानने को तैयार नहीं होती कि कहीं ना कहीं हमारी कमी है। मार्च में राहुल गांधी जी ने कह दिया था, और तमाम विपक्षी दलों ने कहा था कि जो एशिया में, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसका इंपैक्ट भारत देश पर आएगा। लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम हर तरीके से मजबूत है। उसके बाद में आप इस तरीके से कहते हैं कि साहब हमें इन चीजों पे कवर करना चाहिए। आपको एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, आपको संसद में ऑन रिकॉर्ड इन चीजों को लाना चाहिए था कि ये स्थिति आ रही है, इस स्थिति को किस तरीके से निपटा जाए। आपके जो मित्रता वाले देश थे, उन मित्रता वाले देशों को तो आपने छोड़ दिया, और आप इजराइल जैसे देश के आगे आप नतमस्तक हो गए, आप बाकियों के आगे नतमस्तक हो गए, अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए। तो ये चीजें, मैंने आपको कहा ना, जब ईरान से हमारा था, हमें ट्रांसपोर्टेशन फ्री था, इंडियन रुपीस में हमें पेमेंट करना पड़ता था। यूको बैंक के अंदर ईरान पे हम फ्यूल पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं थे, लेकिन होर्मुज जो स्ट्रेट है, जो यानी कि रूट जो है, उसकी वजह से ज्यादा बात आई है। ईरान के और इजराइल अमेरिका के युद्ध चले, उससे कोई परेशानी नहीं थी। हमारा, हमने जब रूस से लेना गया, हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ रहा, हमें एडवांस देना पड़ रहा है। कई चीजें, हमारी जो नियम थी, आप देख रहे हैं यूको बैंक में हमारे करोड़ों रुपए और एडवांस में रखते थे वो लोग, वो सब चीजें आपने छोड़ दी। चलिए एक बार पंकज जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं दो चीज़, अभी इन्होंने दो बड़ी बातें कही जो मैं पहले जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल जो है ईरान से, आज भी हमारा किसी भी देश के साथ में जो है शत्रुबन, एक पड़ोसी देशों को छोड़ दीजिए, बाकी शत्रुबत व्यवहार नहीं है।
आज भी हमारा व्यवहार जो है, हमने पहले भी कहा था कि बातचीत के ऊपर आधार पर है, और आज भी ईरान के अभी खुद विदेश मंत्री आकर के गए, उन्होंने बात की। उससे पहले आज जो है, आज यूएई में जो है खुद प्रधानमंत्री गए। आज लगातार जो है वो सारे देशों में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस चीज की बात है। अब मुझे आप थोड़ा सा दो चीज बता दीजिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब इराक और ईरान का युद्ध हुआ था, मुझे बताइए कि आपने कितने दिन, कौन से दिन आपने पेट्रोल डीजल बंद कर दिया था? शाम को 6 बजे जो है डीजल मिलना बंद हो जाता था। 5 लीटर डीजल जो है नॉर्मल व्यक्ति को, और 10 लीटर डीजल जो है टैक्सी वाले को। और मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि उसका मुझे याद है कि जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ तो मुझे पीछे वाले पड़ोसी को कहना पड़ा, उनका भी मैं टैक्सी देने को तैयार हूं, लेकिन डीजल की व्यवस्था आप कर लीजिए। मेरे पास केवल और केवल दौसा के पास तक जाने का डीजल है, आने का डीजल नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है रामगंज से जो है डीजल लेकर के ये किया, लेकिन आज मुझे आज हमने कहा कि ये जो चीजें हैं, सप्लाई चेन आज बनी रही कि नहीं बनी रही, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरी बात बताता हूं, 1 मिनट बताता हूं, 1 मिनट, 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट पूरी बात सुनने दें, महंगाई के बारे में पूरी बात सुनिए योगेंद्र जी, पूरी बात सुनिए योगेंद्र जी, मैं पूरी बात सुनिए ना, एक एक चीज का जवाब दे रहा हूं इनका। अब इन्होंने जवाब दिया सोने का, है ना। अब मुझे बताइए कि सोना गिरवी कौन रख के आया था? किसकी सरकार में सोना गिरवी रखा गया? और हमारे पास सोने की पोजीशन क्या थी? दूसरी बात, तीसरी बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा सर। पहले क्या हुआ उसको इन्होंने भुगत लिया, देश ने भुगत लिया। आप अपनी बात कहिए। मैं यही कह रहा हूं, अगर इन्होंने कुछ ऐसे काम किया जब तो जनता ने इनको ना पक्ष में बैठा, आपको हाँ पक्ष में बैठा। यही कहा, अगर आप यही दुआई देंगे कि इनके वक्त ऐसा हो रहा है, योगेंद्र जी, लोकतंत्र में जो है जनता सर्वोपरि होती है, जनता जवाब देती है। अभी आपने सरकार जो है, आपने जो है चुनाव हुए ज्यादा बड़े दिन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी नहीं गए हो गई। हमने मना नहीं किया था राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को समझाने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे, जनता को समझा सकते थे कि भाई इसके बाद ये होगा, इसको वोट मत दीजिएगा, लेकिन समझाया ना इन्होंने। समझाने के बाद कितने गए, क्या हालत हुई? जहां इनकी सरकार 77 तक थी, वहां उनकी सरकार के कितने सीटें आई? आज क्या स्थिति हुई वहां के लोगों की? और मैं कह रहा हूं कि सबसे यदि कोई पढ़ा लिखा देश माना जाता है और सबसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं था, सबसे कहीं सभ्यता का कहीं था, तो वेस्ट बंगाल था। आज वहां से चीजें निकली, आपका ये उद्देश्य था, लेकिन आज वहां की जो हालत थी, फिर आपको कहा बता दिया कि कोई महंगाई नहीं, महंगाई से नहीं। लोग ये कहते हैं कि ट्रस्ट के ऊपर होना चाहिए, कि विश्वास और ट्रस्ट होना चाहिए। मैं सिर्फ 3 पॉइंट बता रहा हूं। ईरान से जब हम लेते थे 60 से 90 दिन का तो हमें उधारी मिलती थी, भुगतान होता था रुपये और रियाल में। तकरीबन 45% जो हम पैसा चुकाते थे वो भारतीय रुपयों में चुकाते थे, और हमारा रुपया ईरान के यूको बैंक में जमा होता था। फॉरेन रिजर्व का कम नहीं होता था, आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलता था हमें। आज सुनिए, ट्रंप के कहने पे इन्होंने ईरान से बंद करा, इन्होंने दूसरे देशों से 2019 के बाद, और उसका ये परिणाम रहा कि आज हमें पेट्रोल डीजल पे लगातार नुकसान होता जा रहा है, हमारा फॉरेन रिजर्व कम होता जा रहा है। जो ये खुद की इनकी नाकामी है ना फॉरेन रिजर्व वाली, वो ये दूसरों पे ये बातें मंड रहे। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं जवाब देता हूं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 2013 में आपको इनकी कैंपेन का एक ध्यान होगा कि इनकी एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 से और आज की तारीख में महंगाई बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी ये पूरी डिबेट में ये नहीं बता रहे हैं कि महंगाई कैसे कम होगी, क्या हुआ, क्यों बढ़ी। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि पहले ये किया, पहले उसने किया, पहले उसने किया। उसके लिए मैं आपको योगेंद्र जी एक चीज कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण मुद्दों पे जब भी कोई बात होती थी तो चौकीदार जी बोलते थे, हर सवाल के पीछे एक ही बात बताते थे कि नेहरू जिम्मेदार, नेहरू जिम्मेदार। जनता पूछे नेहरू तो गया, आज का क्या है वो बताओ, तो जवाब इनके पास एक ही है, नेहरू जिम्मेदार, नेहरू जिम्मेदार। और 28 फरवरी 2026 से इनका जवाब थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो जवाब है कि वैश्विक संकट पैदा हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि अपना डॉलर के मुकाबले रुपया 2014 से रेगुलर आज तक गिर रहा है, और उसकी भुगतना देश की जनता को पड़ रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इनकी नीतियों की वजह से हो रहा है। आज भारत ना रशिया से ऑयल खरीद पा रहा है और ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल पा रहा है। चलिए जवाब दिलवा अब देखिए, दो बड़ी चीजें हैं। देखिए, ये बात कर रहे हैं कि नेहरू जी की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। अरे भाई मुझे बताइए, आप दिल्ली से कैसे विदा हो गए इतनी जल्दी? आपने तो बहुत सारी चीजें दी थी ना, क्या विदा, कैसे विदा हो गए?
है ना, उसके बाद में आपके जो है जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो कैसे जो है जुदा हो गए आपसे, आपने ये नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी सरकार डिबेट का पॉइंट नहीं है, महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, सवाल इनका ये हाँ, महंगाई बात कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने अपनी पॉलिसियां बदली बदली जिसकी है। वजह से महंगाई हुई। एक तो सवाल इनका यह है, दूसरा ये कब तक चलेगा कि हाँ 70 साल पहले और नेहरू के कारण ये सब कुछ हो, तो नेहरू जी तो आए गए हुए, 70 साल का इतिहास भी सब गया। अभी जनता ने भरोसा आप पे किया है। देखिए मुझे बताइए, और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि 5 राज्यों में से 4 जगह पे आप लोगों को सरकार बनाने में कामयाब हो गए, केरल हाथ से चला गया जिसमें आपका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, आपको ना नफा ना नुकसान है, तो ये जवाब है। तो मुझे लगता है कि बस ये है कि जनता खुश है और सब चल रहा है, विपक्ष फालतू की बात कर रहा है। नहीं देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि विपक्ष फालतू की बात करता है, लेकिन विपक्ष जो है उन आंकड़ों के हिसाब से बात करे, उन जैसी अभी उन्होंने जैसे उनसे सवाल बात खड़ा बता रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। अब मुझे इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने कहा हम कैश के बदले लेते थे, हम उसको जो है कैश पेमेंट करते थे, इंडियन करेंसी पेमेंट करते थे। मुझे लेकिन बताइए कि आप जो है पेट्रोल बॉन्ड कितने छोड़ गए थे? 90 डेज का नहीं था आपका, ये 90 डेज का उधार था, उसके बाद ब्याज था, आप कितना छोड़ गए थे? 12.5 लाख करोड़ रुपए के जो है आप जो है छोड़िए ना, मुझे बताइए आप पेमेंट कर रहे हैं ना? आप लोगों ने कहा कि जो सब्सिडी और थी उसका खामियाजा आप लोगों ने चुका करके पूरा किया उसको। उसके बावजूद भी जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था, एक भी पेट्रोलियम कंपनी उनका जो प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हुआ होगा, घाटे में कोई नहीं रही थी। कौन सी? उस समय भी इनके टाइम पे भी घाटे में कोई नहीं थी। जिस दिन आपको तीनों कंपनियां मिली थी उस दिन एक भी घाटे में नहीं थी। प्रॉफिट कितना था? मार्केट कैप कितना था? हाँ, मार्केट कैप कितना था? मार्केट कैप तो आप बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ही ना। मार्केट कैप कितना जी? आप ये तो मान के चल रहे, आपने कहा कि हाँ महंगाई है, आप खारिज नहीं कर रहे हैं इसको, अब करेंगे क्या? इन्होंने करेंगे क्या? बार बार कह रहे थे कि इनको भूल जाइए, नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन आप पब्लिक के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम ये कह रहे हैं आप कैसे देंगे? हम ये कह रहे हैं बिल्कुल हम जो है महंगाई को कंट्रोल में रखेंगे, आज जो है सप्लाई चेन बराबर रखेंगे, कोई इसकी कालाबाजारी नहीं कर सके, उसको जो हम ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि हमने पहले भी सबसे पहले कहा ये अस्थायी है, स्थायी वृद्धि नहीं है, अस्थायी है, क्योंकि ये किसी संकट के कारण बनी हुई है। इस संकट की घड़ी में एक बार जो है जनता साथ रहे। हम कह रहे हैं कि संकट की घड़ी के बाद में 2 मिनट सुन जाइए, और फिर हमने एक बार आपको फिर कहा है ना कि जो लोग चीज छोड़ के गए थे, जैसी चीज छोड़ गए थे, आज उन चीजों पर अच्छी है। आज मुझे बताइए कि इन्होंने कहा कि 2014 में 2014 का फॉरेन रिजर्व, आज का रिजर्व इतना होने के बाद भी 2.5 महीने जो है इतने हाईएस्ट पेमेंट करने के बाद भी आज भी 2014 के जो फॉरेन रिजर्व थे उनसे ज्यादा रिजर्व आज भी जो है इसके ऊपर है, चाहे तो आंकड़े देख ले, है ना। और यदि नहीं हो, है ना, तो मुझे बता दो। दूसरी बात, 2 मिनट सुन जाए, 2 मिनट सुन जाए, 2 मिनट सुन जाए। देखिए बीच में नहीं बोला यार, देखो बीच में नहीं बोला, अब मैं 2 मिनट नहीं बोल, मुझे 2 मिनट मिलते हैं, चलिए अब इतना टाइम इनको देता है, फिर भी मैं 2 मिनट बोलता हूं। उत्तर तो अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि महंगाई, मुझे बताइए महंगाई की दर कितनी रही? जिस महंगाई की दर जो है करीबन 10%, 2.5 से ऊपर चलती थी, आज महंगाई की दर परसेंटेज में कितनी है? और लगातार मुझे बताइए उस महंगाई के साथ साथ जो है लगातार जो है लोगों को जो है महंगाई भत्ते की जो है कितनी मैं कह रहा हूं कि महंगाई की दर हमेशा कंट्रोल रही, आज डेफिसिट कंट्रोल है। और मुझे बताइए 2 मिनट आधा मिनट कर दूंगा, है ना। मैं कह रहा हूं कि आज भी पूरे विश्व के कैपिटल मार्केट को, भारतीय कैपिटल मार्केट पर विश्वास है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर, उनके विकास पर और उसकी जो है ट्रस्ट के ऊपर यह विश्वास है। इसलिए आज भी जो है हमारा फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी और सब चीज जो है कंट्रोल में है। तो चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। बीजेपी का ये कहना है कि आप थोड़े दिन के लिए सब्र रखिए, भरोसा रखिए, ये जो स्थितियां बनी हैं वो अस्थायी हैं, जैसे स्थितियां सुधरेंगी। पंकज जी इस बात का दावा करके जा रहे हैं कि महंगाई का बम वापस से रिड्यूस होगा, यानी कि वो रिफ्यूज होगा और वापस से आपको जो आज दरें मिल रही हैं शायद कम करेंगे, ये भरोसा दिला के जा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।